वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी से थोड़ा अलग भी है और कई बार पूछा भी गया है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा, ये 2018, 19 फिर 23 में आया है, मे भी हो सकता है 24 में भी आ जाए। तो आइए ये क्वेश्चन है क्या, पहले ये समझ लो। कह रहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, एक कोई बादल है, जैसे मान लो यहाँ कोई बादल है, क्लियर। इसका कह रहा है जैसे, और ये सपोज कर लिया मैंने सरफेस है, ये है सरफेस, यानी कुल मिला के कह लो लेक है। यहाँ लिखा हुआ 0.60 मीटर एबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ ए लेक, तो इसको मैंने इसका लेक मान लिया, लेक का सरफेस मान लिया। तो 60 मीटर यहाँ, ये 60 मीटर उसके ऊपर, यहाँ से एक बादल का, यानी ये है आपका क्लाउड, इसको मैंने क्लाउड नाम दे दिया, ठीक है, एक पॉइंट मान लिया मैंने। इस क्लाउड का जो एंगल दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर था, याद रहे। अब इसको डॉट 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 इसी के पैरेलल एक लाइन ऐसे पहले ड्रा कर लूँ, तो ये कितना एंगल कह रहा है, एलिवेशन 30 डिग्री कह रहा है, क्लियर। फिर कह रहा है एंड एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन द वाटर ऑफ ए लैक इज 60 मीटर। अब इस क्लाउड का जो शैडो बनेगी, ये यहाँ कहीं शैडो बनेगी, देखो ऐसे कहीं शैडो बनेगी, क्लियर, ये है उसकी शैडो। शैडो का डिप्रेशन एंगल यहाँ से कितना कह रहा है वो, ये है 60 एंगल। अब इसे अगर ज्वाइन कर रहे हो आप, तो याद रहे ये तो आपका पहले से 60 दिया था, ये तो 60 ही रहेगा। ये हाइट को आपने h मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो इसमें पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्लास 10th में ही साइंस में आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दे रहा हूँ कि सपोज कर लो ये प्लेन मिरर है, ये एक मिरर है, क्लियर, प्लेन मिरर। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से ये डिस्टेंस सपोज कर लो इस प्लेन मिरर से x है, तो इसकी जो इमेज बनेगी, इमेज सपोज कर लो यहां बन रही है उसकी इमेज, तो इस प्लेन मिरर से जो इमेज की डिस्टेंस होगी वही इस प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी। ये रूल है प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट से। तो यहां भी जो लेक का सरफेस है, ये एक मिरर का काम कर रहा है। तो ये जो टोटल हाइट होगी इसकी, क्योंकि भाई मैंने कहा ये एक किसका काम कर रहा है, प्लेन मिरर का काम कर रहा है ये लेक, इसका सरफेस, ये सपोज कर लो ऑब्जेक्ट है। तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, जैसे मैंने कहा प्लेन मिरर से जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, प्लेन मिरर से इमेज की भी डिस्टेंस उतनी होगी। तो ये प्लेन मिरर सरफेस है, तो इसका जो शैडो यहाँ बन रहा है वो एक इमेज ही तो है, तो इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, h + 60 होगी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया, ये प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट से होता है। तो ये h + 60 यहाँ से यहाँ तक कैसे हुआ, क्लियर हो गया। अब मुझे यहाँ जो पता करना है वो फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। इट मीन्स अगर h ये पता हो जाएगा तो h + 60 सरफेस से इस क्लाउड की हाइट ही पता करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा। चलो मैंने इसको x मान लिया, तो ये अगर x है तो ये भी आपका क्या होगा, x ही होगा। तो अब मैं कुछ नाम लिखने जा रहा हूँ। मैंने इसको a मान लिया, ये b मान लिया, इस क्लाउड को c पॉइंट दे दिया, इसे मैंने d मान लिया, इस पॉइंट को मैंने e मान लिया, और ये हो गया आपका f। अब आओ, क्योंकि मुझे अगर x पता हो गया तो h भी पता हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसी ट्रायंगल की बात करने जा रहा हूं। मैंने लिखा सॉल्यूशन अब करने जा रहा हूं। इन ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC tan 30 डिग्री, जब आप tan 30 लिखते हो तो याद रहे वही भाई पंडित बद्री प्रसाद वाला PBP/HHB, तो जिसमें हाइपोटेनियस का तो यूज़ है नहीं इसका, तो P/B को tan मानते थे।
तो एंगल ये यूज करो, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा CD हो जाएगा और बेस तुम्हारा BD हो जाएगा। तो CD की वैल्यू आपने H मानी है और BD की वैल्यू आपने X मानी। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। अब ये वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी, तुम्हें यहाँ से H की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम कर लो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो X की वैल्यू क्या आ गई, √3h लिख सकते हो आप, √3h। याद रहे रूट के अंदर केवल 3 है, x की वैल्यू ये निकल गई। अब आइए दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, BD और F की, जिसमें इंपॉर्टेंट यही था कि E से F की जो डिस्टेंस होगी वो E से C के अकॉर्डिंग होगी, बस यही ध्यान रखना था। तो ये तो आपने H+60 रख दिया है, तो पूरी FD कितनी हो जाएगी, पहले आ जाओ FD में निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, H+60 था और ये भी आपका 60 है, तो ये जो FD आ जाएगा H+120 मीटर आ जाएगा। अब मैं इस ट्रायंगल में लिखने जा रहा हूँ कि ट्रायंगल BDF में अब tan 60 लिख लो। तो यहाँ जब ये है 60 आपका, ये इसके सामने आपका DF आता है, तो DF जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और BD जो हो जाएगा आपका बेस। तो DF अभी आपने निकाला H+120 और BD तो आपका X है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, H+120 लिख दिया और X की वैल्यू यहाँ से ले लो, कितनी थी, √3h। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 ये है, √3 ये, तो 3h आ जाएगा इक्वल टू H+120। अब अगर h इधर माइनस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2h इक्वल टू 120। इट मीन्स h इक्वल टू 60 मीटर आ गया। h की वैल्यू निकल गई। अब h की वैल्यू जब निकल गई, तुम्हें पूरी हाइट किसकी बतानी थी, सरफेस, लेक के सरफेस से क्लाउड की हाइट बतानी थी। देखो यहाँ लिखा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तो आंसर जो आपका आएगा H+60 और h की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 60 + 60, यानी आंसर 120 मीटर आ गया। ये क्वेश्चन आएगा भी तो 5 मार्क्स में आएगा, ये याद रखिएगा। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन स्टडी करते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर एबव द ग्राउंड। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होगा इसमें। ये मैंने मान लिया कि ये क्या है, आपका ग्राउंड है और यहाँ से कितनी मीटर ऊंचाई पर कह रहा था, 300, तो ये हो गया 300 मीटर। यहाँ कोई एरोप्लेन उड़ रहा है। अब आगे कहा गया कि हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन। यहाँ है तो इसको पहले से डैश से इस ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लो, क्योंकि डिप्रेशन कह रहा है मतलब यहाँ से नीचे देखने पर जो एंगल बनेगा वो डिप्रेशन एंगल कहलाता है। तो 2 पॉइंट्स ऑन बोथ बैंक ऑफ ए रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन आर 45 एंड 65। ये सपोज कर लो ये आपका क्या था, एक रिवर था, ये रिवर की विड्थ है। तो रिवर के एक साइड में जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो कितना दिया है, 45, अपोजिट डायरेक्शन कह रहा था। तो एक यहाँ है, ये कितना एंगल हो गया आपका, 45। ये सपोज कर लिया कोई ए पॉइंट था और दूसरे किनारे के लिए कह रहा है यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कह रहा है, ये डिप्रेशन एंगल, सॉरी, ये कितना कह रहा है, 60 डिग्री बोल रहा है। तो ये 60 हुआ तो ये भी 60 हो जाएगा। अब हमें जो फाइंड करना है वो समझ लो, ये आपने h कंसीडर किया है। h की वैल्यू तो आपकी पहले से दी है 300, ये पूरी h मैंने मान ली। तुम्हें पता जो करना है, इस पूरे रिवर की विड्थ पता करनी है। इट मीन्स a से b की लेंथ निकालनी है। तो पहले ये जो मैंने कंसीडर कर लिया, ये x सपोज कर लिया और ये जो सपोज कर लिया ये y सपोज कर लिया। ये 45 था, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, बस दोनों को ऐड कर दो, वही आंसर हो जाएगा।
तो सबसे पहले वही फिर बार बार मैं बोल रहा हूँ, PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये याद रखो। इसमें ये 90 डिग्री है, ये आपका ये भी 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस का कोई यूज़ नहीं है, यहाँ भी हाइपोटेनियस का कोई यूज़ नहीं है। तो ये P/B जो होता था, ये क्या लिखते थे आप, tan लिखते थे। यानी दोनों फिगर्स में हम tan ही कंसिडर करेंगे। ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये अपने C पॉइंट मान लिया, और इस पॉइंट को मैंने D मान लिया। तो आ जाओ, सबसे पहले मैं ADC में कंसिडर करने जा रहा हूँ। मैंने लिखा ट्रायंगल, अभी सॉल्यूशन आपको लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ADC tan 45। तो जब आप लिखेंगे tan 45 डिग्री, तो P/B होता है, ये एंगल है, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो हो गया आपका बेस। तो आप लिखोगे DC/AD, DC/AD। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। DC की वैल्यू कितनी दी थी, 300, तो आपने 300 लिख दिया, और इसे AD को क्या कंसीडर किया है, x। तो tan 45 की वैल्यू 1, सो 300/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 300 मीटर आ गई। यहां तक क्लियर हो गया, x निकल आया। अब सेम ऐसे इस ट्रायंगल में लिखो BDC, याद रहे डायग्राम ही इंपॉर्टेंट होता है। अगेन ट्रायंगल BDC, यहां भी tan 60 लिखो। अब की बार ये जब tan कंसीडर करोगे तो फिर ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, P बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी आपकी। तो फिर लिखोगे tan 60 डिग्री इक्वल टू DC/, बट बेस अब की बार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा आपका। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। DC आपको वही है 300, एंड BD जो है आपने y मानी है। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा y√3 इक्वल टू 300। √3 से डिवाइड कर दो तो y इक्वल टू हो गया 3/√3। इसको रेशनलाइज कर लो √3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 3√3/3। 3 1 जा 3, एंड ये 100 हो जाएगा। इट मीन्स y की यहाँ वैल्यू क्या आ गई, यहाँ जो y की वैल्यू आई वो आ गई 100√3। तो पूरा रिवर की जो विड्थ हो गई, यानी आंसर जब आप लिखोगे, ये विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू, आंसर जब लिखोगे x + y, x की वैल्यू कितनी आपने निकाली थी 300, और y की वैल्यू आई है 100√3। दोनों में कुछ कॉमन कर सकते हो, या √3 की वैल्यू रख दो, 300 + 100, √3 की वैल्यू थी 1.732। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 300 + 1.73200, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, कितने प्लेस बाद, 3 प्लेस बाद था, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 173.200 है। तो ऐड करो तो 473.20, ये पूरा विड्थ हो गई किसकी, रिवर की। तीसरा क्वेश्चन स्टडी करते हैं, और याद रही ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, और रिपीटेड क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, तो हिल पहले तो ये ग्राउंड बना लो, ये आपका हो गया ग्राउंड, क्लियर। अब ये कितनी हाइट का, ये एक हिल है, और ये इसका टॉप पोजीशन है। यहां से कह रहा है डिप्रेशन एंगल ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर्स स्टोन्स ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 45 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। तो चलो, मैंने यहां कह रहा है डिप्रेशन एंगल कितना है, 45 और 30, किसके, 2 कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर। जैसे आप जब बाइक से चलते हैं तो आपका रोड पर किलोमीटर कहीं लिखा रहता है, तो वही सपोज कर लो। तो यहाँ एक A पॉइंट मान लिया मैंने, एक B पॉइंट मान लिया, और यहाँ कोई आदमी बैठा है, तो पहले मैंने डॉट डॉट से इस ग्राउंड के पैरेलल लाइन ड्रा कर ली। अब यहाँ से एक बात तो समझ सकते हो कि ये एक एंगल, ये डिप्रेशन एंगल होगा, और दूसरा डिप्रेशन एंगल आपका ये होगा, ये। अब इसमें कौन 45 दिख रहा है, ये रेड वाला आपका 45 दिख रहा होगा, ये आपका 45 है, क्लियर। और रेड वाला क्या कह रहा है, ये ग्रीन वाला इसको 30 डिग्री कह रहा है।
लेकिन याद रहे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है। कितना है, 1 किलोमीटर। तो इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 मीटर भी लिख सकते हो इसी डिस्टेंस को, अगर मीटर में आप कन्वर्ट करोगे। तो ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। ये हिल जो है इसी की हाइट पूछ रहा है। तो चलो इसकी हाइट मैंने h सपोज कर ली, इसको भी मैंने कुछ सपोज कर लिया x। अब एक बात ये देखो, ये लाइन पैरेलल है, तो ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा आपका। ये 30 डिग्री है तो ये भी कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव के दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, 1 किलोमीटर का, क्योंकि ये जैसे 100 है तो 101 होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर लिखा हुआ है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको भी कुछ पॉइंट नाम देते हैं, C दे दिया, इसको D दे दिया। तो जब तक x आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तब तक h नहीं निकाल पाओगे। तो देखो मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूं। मैंने लिखा ट्रायंगल BCD, BCD। यहां भी याद रहे वही पंडित बद्री प्रसाद वाला याद रखिए हर हर बोल के लिए। इसमें भी हाइपोटेनियस का कहीं यूज़ नहीं है, इसलिए हम tan ही यूज़ करेंगे। तो यहां मैंने लिखा tan 45, ये एंगल है 45, तो सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इट मीन्स DC अपान BC। अब आप DC को h आपने कंसीडर किया है तो ये h हो गया, और BC को क्या माना है, x। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो h अपान x आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x की वैल्यू क्या आ गई, h। जहां x आएगा वहां h हम रख लेंगे। अब आ जाओ हम दूसरा ट्रायंगल यूज करते हैं। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ACD। यहां भी हाइपोटेनियस का यूज नहीं है, इसलिए tan ही यूज करो। आपने लिखा tan 30 डिग्री, तो फिर tan 30 ये है, तो भाई इसके सामने DC आएगा। अब इससे कोई मतलब ही नहीं रहा, तो फिर आप DC अपान बट पूरा AC लिखोगे। तो DC की तो वैल्यू वही h ही थी, और AC की वैल्यू 1000 मीटर प्लस x। किलोमीटर में लिखना चाहो तो 1 ही लिख दो, तो 1000 प्लस x। बट याद रहे ये मीटर में कन्वर्ट किया आपने, डायग्राम में लिख दिया तो अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। h ऐसे ही रहने दो, 1000 लिख दिया आपने, और x की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हो, h यहाँ भी रख दिया। अब आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 1000 h, यहां से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्लस लिखा, h इक्वल टू √3h। √3 की वैल्यू क्या इसमें गिवन है, नहीं गिवन है, h को उधर भेज दो तो ये हो गया 1000 इक्वल टू √3h माइनस h। दोनों में h कॉमन कर सकते हो, तो जैसे ही h दोनों में कॉमन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, √3 माइनस 1। यहाँ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू जो आएगी 1000, भाई ये डिवाइड करेगा इधर, तो चाहे उधर लिखो चाहे इधर लिखो, अपान √3 माइनस 1। अब चाहे यही आंसर रहने दो आप, या इसको थोड़ा सा रेशनलाइज भी कर सकते हो, √3 माइनस 1 से प्लस इसके कॉन्जुगेट से, मतलब आप यही आंसर लिख दोगे तो भी सही है, बट आप सिंप्लीफाई कर लो। इसके कॉन्जुगेट का मतलब होता है दोनों के बीच के साइन को चेंज कर देना, ये हो गया कॉन्जुगेट उसका। तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ जो h की वैल्यू मिलेगी वो देखो क्या मिल जाएगी, h इक्वल टू ऊपर तो वही आएगा 1000 √3 प्लस 1, बट नीचे देखो a माइनस b a प्लस b हो गया, तो √3 का स्क्वायर इट मीन्स 3 और 1 का स्क्वायर मीन्स 1, इट मीन्स 1000 √3 प्लस 1 अपान 2। तो 2 1 जा 2, यहाँ 5 से डिवाइड कर दिया, 500 आ गया। इट मीन्स जो यहाँ हाइट थी हिल की वो कितनी आ गई, 500 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन स्टडी करते हैं, ये भी आपका 5 मार्क्स का ही है। कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। तो आज सबसे पहले मैंने क्या किया, ग्राउंड बना लिया, ये है आपका ग्राउंड। याद रहे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर डायग्राम आप बना लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने P एक पॉइंट मान लिया,
जो कि कह रहा ग्राउंड पर एक पॉइंट है, और कह रहा 10 मीटर कोई बिल्डिंग है लंबी, ये 10 मीटर मैंने मान लिया, इसको कितनी हाइट मान ली मैंने, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर मान लिया। क्लियर? तो यहाँ से 10 मीटर बिल्डिंग, ये तो बिल्डिंग हो गई, क्या हो गई, ये बिल्डिंग है आपकी। दूसरा कह रहा है इसी बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी है कहीं, यहाँ एक हेलीकॉप्टर है, इसको मैंने एच मान लिया, याद रहे हेलीकॉप्टर है ये, इसी के जस्ट ऊपर। अब कहा गया है कि बिल्डिंग से इस जो पॉइंट ग्राउंड पर जो पॉइंट था उसका एंगल इसके टॉप पोजीशन से बिल्डिंग के कितनी डिग्री है, 30 डिग्री है, और हेलीकॉप्टर से कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। तो उसको मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूं, ये आपका ये कह रहा है 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अब ये हो गया आपका 60 डिग्री। मैंने अब पॉइंट, ये तो P पहले से ही गिवन था, इस पॉइंट को हेलीकॉप्टर को, ये H है, ये हेलीकॉप्टर इसलिए H ही मान लिया, इसको ये Q मान लिया, और ये मैंने R मान लिया। चलो इसकी हाइट को मैंने कुछ कंसीडर कर दिया, यानी इसके टॉप पोजीशन से, यानी बिल्डिंग के टॉप पोजीशन से, और हेलीकॉप्टर की जो हाइट मैंने मान ली यहाँ से यहाँ तक, इट मीन्स मैं लिख दे रहा हूँ कि HR जो है वो H मीटर मैंने मान लिया। ठीक है, ये मान लिया मैंने। अब हमें क्या करना है, इसमें मुझे हेलीकॉप्टर की हाइट ग्राउंड से बतानी, ग्राउंड से मतलब यहाँ से। तो ये तो H आपने माना है, ये 10 है, H अगर पता चल जाए तो ये तो फाइंड आउट हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, निकल आएगा। तो आ जाओ, सबसे पहले इसमें भी देख लो हाइपोटेनियस का कहीं यूज़ नहीं है, तो इसमें भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, हमेशा tan ही यूज करेंगे, जिसमें हाइपोटेनियस का यूज़ ना हो उसमें हमेशा tan का यूज़ करो। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे QP निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ, मैं पहले QPR ट्रायंगल की बात करने जा रहा हूँ। डायग्राम समझ में आ गया, उम्मीद है आप कर भी लोगे, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूँ। QPR, अब tan 30 जब आपने लिखा, अब बार बार वो नहीं लिखूंगा, tan 30 के सामने ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर, और इसको आपने सपोज कर लिया x मान लिया, तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो सीधा मैंने लिख दिया 10/x। अब tan 30 की वैल्यू आप जानते हो 1/√3 होता है, भाई ये टेबल से याद रखिएगा। तो ये x = 10√3 मीटर आ गया। क्लियर? x की वैल्यू ये निकल गई। अब इस ट्रायंगल का यूज कर लो कि h निकालना है आपको, HR निकालना है। HR को आपने क्या माना है, h माना है। अब फिर आपने कौन सा ट्रायंगल यूज किया, QPH। QPH, अब की बार tan 60 आप लिखेंगे। अब tan 60 ये हो गया, तो परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, पूरा ये QH, तो QH और बेस क्या हो जाएगा, QP। tan 60 की वैल्यू होती है √3, और QH की वैल्यू 10 + H हो जाएगी, क्योंकि इसको H माना है आपने, तो H + 10। और QP की वैल्यू अभी आपने x निकाली थी, x माना था आपने, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 10√3। अब आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा H + 10 = √3, √3 ये है, तो केवल 3 हो जाएगा। इट मीन्स H = 10 × 3 = 30, और 10 जब उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इट मीन्स हाइट कितनी आ गई, 20 आ गई। तो इस हेलीकॉप्टर की कहाँ से, ग्राउंड से पूछ रहा था हाइट। तो अब आप आंसर समझ गए होंगे, क्योंकि पूरी जो हाइट होगी, आंसर जब आप लिखोगे तो QH लिखोगे, और QH मीन्स H + 10। H की वैल्यू कितनी आई है, 20 + 10, यानी कितनी मीटर हो गई, 30 मीटर हेलीकॉप्टर की हाइट है, कहाँ से, ग्राउंड से। ये कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि अभी जितने क्वेश्चन मैंने बताए वो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो कुछ एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9.1 यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पहले एक्सरसाइज से, एक ही एक्सरसाइज है उसमें 5-6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार रिपीट भी हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 11, 14 एंड 15। इनमें 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, 6, 8, 14 ये ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। तो आइए इन 6 क्वेश्चनों को स्टडी कर लेते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया, देखो ये। तो अब पहला डायग्राम बना लो। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड
तो ये आपने पहले ग्राउंड बना लिया, ये आपने क्या बना लिया पहले ग्राउंड, और ये एक क्या है टावर है, आपने ये एक टावर बना लिया। अब कह रहा है कि टावर से ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है और ये फुट है टावर का, वहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, 30 मीटर डिस्टेंस पर। तो चलो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस मान ली, 30 मीटर। अब चाहे वो इधर लो या इधर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। और मुझे हाइट का, किसका हाइट पता करना है, टावर की, तो इसको हाइट आपने h मान ली। अब आप समझ गए होंगे, a मैंने मान लिया, ये b मान लिया, ये c मान लिया, यहाँ हाइपोटेनियस का यूज़ नहीं है, तो सीधा लिख दो tan 30। अब डायग्राम बन गया तो आप क्वेश्चन कर लोगे h/30, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं tan के लिए, तो h/30 हो गया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। h/30 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h इजकल टू क्या हो जाएगा, 30/√3। अरे 30 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स तो कर ही लिया, लेकिन अब यहाँ आप रेशनलाइज कर लो, ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी आंसर सही है, बट आप रेशनलाइज ज़रूर कर लो। 30√3 और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, ये हो गया 10। इट मीन्स हाइट कितनी आ गई, 10√3 मीटर। तो ये तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। सीआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैसा 6 एंड आपका क्वेश्चन नंबर 14 एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा। तो 6 वाला मैं बताने जा रहा हूँ, 14 वाला आप खुद ट्राई करिएगा। इसमें कहा गया है कि 1.5 मीटर टॉल a boy is standing at some distance from a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज ऑफ दिस। तो आ जाओ इसके अकॉर्डिंग पहले मैं डायग्राम समझा दूँ। ये तो आपने ग्राउंड बना लिया, ये क्या बना लिया आपने, ग्राउंड। अब कितने मीटर कह रहा था बिल्डिंग है, ये 30 मीटर इसकी हाइट है। कितनी है टोटल, 30 मीटर हाइट। ये आपकी बिल्डिंग, क्लियर, बिल्डिंग। अब दूसरा इससे ये कहा गया कि इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5। तो चलो ये मैंने मान लिया 1.5 मीटर हाइट मान ली इस लड़के की। अब इसको तो डॉट डॉट पहले इस ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लो, तो ये जो हाइट होगी 1.5 ये भी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये हाइट 1.5 में से वैसे माइनस कर दोगे। अब कह रहा है यहाँ से इसका जो एंगल है वो कितना है, उसकी आंखों का 30 डिग्री है ये, और बिल्डिंग की तरफ ये कुछ दूर बढ़ता है। कितनी मीटर दूर नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहां से कह रहा है, अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है। तो हमें पता क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। यहां से यहां तक कितनी दूरी है, कितना दूर तक वॉक करता हुआ गया। तो आ जाओ पहले मैं मान लेता हूं, इसको ए पॉइंट मान लिया, इसको बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये आपका डी हो गया, इसे ई मान लिया और इस पॉइंट को एफ मान लिया। अब आ जाओ सबसे पहले इसमें हम ये पता कर लेते हैं कि ये बी एफ कितना होगा। ये पूरा कितना था, 30 था। ये जो होगा आपका, ये जो डिस्टेंस होगी 30 माइनस 1.5, क्योंकि ये 1.5 निकल गया ना, तो इसको कैसे माइनस करो, 30 में से 1 निकाल लो। बहुत से बच्चे माइनस करना भी नहीं जानते, तो भाई बता दे रहे हैं, यहाँ 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, ये 9 बचा, अब 28.5। वैसे आप जानते हैं 28.5 मीटर ये किसकी लेंथ हो गई, बी एफ की। अब हमें क्या करना होगा, कुछ डिस्टेंस को हम मान लेते हैं। जैसे इसको सपोज कर लिया मैंने x मान लिया, और इस डिस्टेंस को मैंने y मान लिया। अब हमें निकालना तो x है, तो देखो यहां मैं सबसे पहले ये ट्रायंगल कंसीडर करने जा रहा हूं। मैंने लिखा ट्रायंगल। अब सॉल्यूशन है ये आपका, यहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ट्रायंगल ई एफ बी, याद रहे यहां भी हाइपोटेनियस का कोई मतलब नहीं है, तो पहले लिखा आपने tan 60, फिर ये एंगल है, एंगल के सामने वाला ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो tan 60 वही पंडित बद्री प्रसाद वाला, याद रखिएगा, ये बहुत बार बता चुका आपको। तो P आपका ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा।
तो बी एफ कितना था 28.5 और ये ई एफ जो हो जाएगा तो 28.5 और इसको आपने y माना है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 28.5y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा y√3 28.5। तो y इक्वल टू क्या आ गया 28.5 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज आप कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 28.5 √3 और यहाँ ओनली 3 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15। इट मीन्स y की जो वैल्यू आ गई 9.5 √3। ये तुमने y की वैल्यू निकाल ली। यहाँ तक क्लियर। अब हम दूसरा ट्रायंगल ये वाला लेते हैं क्योंकि मुझे x ही निकालना था। तो जब दूसरे ट्रायंगल की बात की BCF यहाँ कितना था tan 30 था। तो tan 30 अब परपेंडिकुलर तो यही रहेगा 28.5 ही रहेगा, बट ये जो बेस हो जाएगा CF हो जाएगा। इट मीन्स x प्लस वाई। तो y की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट किया है, कितना फाइंड आउट किया था 9x तो ऐसे ही लिख दो और इसकी वैल्यू थी 9.5 √3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 1/√3 होती है। ये हो गया 28.5 अपॉन x प्लस 9.5 √3। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3। ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा। इट मीन्स x की वैल्यू होगी, अब यहाँ डायरेक्ट मैं माइनस कर दे रहा हूँ। देखो ये √3 ये भी है, √3 ये भी है, इसलिए इन दोनों को माइनस कर लेंगे और √3 को वैसे रहने दो। तो यहाँ 28.5 में से 9.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा, 19 √3। ये आपका आंसर हो गया क्योंकि देखो 5 में से 5 वैसे माइनस हो जाएगा और 28 माइनस 9 तो 18 माइनस 9 9 आ गया, 19 √3 मीटर वॉक किया है ये। अगर √3 की वैल्यू दी होती तो यहाँ हम √3 की वैल्यू पुट कर लेते। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ऐसे 6 की तरह से ही है, तो उसे सॉल्व कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th स्टडी करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसने क्या कहा है कि एक कैनाल है, तो चलो मैंने एक कैनाल मान लिया और कह रहा है कैनाल के एक कॉर्नर पर एक कोई टीवी टावर है। तो ये आपका टीवी टावर मैंने मान लिया, इसको टीवी टावर मान लिया। अब कह रहा था ये कैनाल है, याद रखिएगा, ये ए मैंने मान लिया, इसको बी मान लिया। अब कह रहा है इस कैनाल के दूसरे एक किनारे पर तो आपका टीवी टावर है, तो दूसरे किनारे पर किसी पॉइंट का यानी एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। इसको याद रहे, इसकी कैनाल की जो विड्थ है उसको मैंने x मान ली और टीवी टावर की हाइट मैंने h मान ली। अब कह रहा है इस जो दूसरा किनारा था कैनाल का उससे 20 मीटर दूर यहाँ, यानी ये हाइट मैंने 20 मीटर मान ली, इस पॉइंट को मैंने C मान लिया। यहाँ से टीवी टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितनी डिग्री है 30 डिग्री है। डायग्राम समझ में आ गया, ये तो परपेंडिकुलर ही होगा। अब तुम्हें दो चीज़ें पता करनी है यहाँ, एक तो ये हाइट पता करनी है टीवी टावर की और दूसरी ये आप कैनाल की विड्थ पता करनी है। तो यहाँ भी इस हाइपोटेनियस का कोई यूज़ नहीं, तो सीधा सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, पहले इसको भी कोई पॉइंट मान लो, ए बी सी मान लिया, इसको डी मान लिया, इस पॉइंट को आपने डी मान लिया, तो tan ही यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो आपने लिखा ट्रायंगल ए बी, ये डी मान लिया आपने, ए बी डी। tan जब आपने लिखा tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कौन होगा, ये एंगल है तो परपेंडिकुलर यही आपका हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा आपका। तो परपेंडिकुलर को आपने क्या मान रखा है h और बेस को क्या मान रखा है x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है
√3 इक्वल टू h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया तो यहां से h की वैल्यू जो आ गई √3x आ गई। एक ये फाइंड आउट कर लिया। अब आ जाओ दूसरा, इसमें हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल CAD। जब आप CAD कंसीडर करो तो tan 30 पे लिखो कि हाइपोटेनियस का कोई मतलब नहीं, tan 30 डिग्री इक्वल टू फिर ये परपेंडिकुलर होगा आपका AD मीन्स H, और ये पूरा बेस हो जाएगा CA। तो ये x ये था, 20 ये था, तो x + 20। tan 30 की वैल्यू वैसे होती क्या है? 1/√3। h/x की वैल्यू आपने, चलिए h की वैल्यू जो आपने निकाली थी वो रख दीजिए, तो √3x था, x ऐसे रहने दीजिए, 20 हो गया। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां क्या बनेगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लिख दे रहा हूं, x + 20 इक्वल टू ये √3 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। x जब उधर ले जाएंगे तो 3x में से x माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो 2x इक्वल क्या आ गया, 20। इट मीन्स x इक्वल कितना, 10 मीटर। यानी जो विड्थ थी कैनाल की वो कितनी आ गई आंसर, 10 मीटर। हाइट भी निकालनी थी तो h इक्वल टू आपने क्या लिख रखा था, √3 × 10। √3 की वैल्यू दी नहीं है तो h यानी हाइट उसकी कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर। क्लियर? तो अब उम्मीद है जितने सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं इतने अगर आपने कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में जो भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बट किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, अदर एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी या कहीं भी से भी, तो ये बात कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।